नमस्कार मित्रों, रीट के पेपर चल रहे थे अपने। 2013 का पेपर हो चुका था पहली क्लास में। आज का पेपर 2011 का है। नाम इसके ऊपर भी 13 लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया था, है 11 का। आरटेट 2011 का पेपर है, रीट लेवल 1 का आरटेट होता था। और जो 11 का पेपर था उसमें 30 के 30 प्रश्न गणित के आए थे, शिक्षण विधियों के प्रश्न इसमें नहीं आए थे। इसमें आज अपना 30 प्रश्न पढ़ेंगे। 30 प्रश्न, 30 के 30 गणित के थे। आसान प्रश्न आए थे बिल्कुल। पहला, निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। ये 4 संख्याएं लिखी हुई है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। घटते क्रम का मतलब है सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है, उसके बाद क्रमवार घटते घटते जाना। सबसे बड़ी संख्या इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या देखिए 4203, 4203, 4203, 4203 सब में कॉमन है। उसके बाद से डिफरेंस है, यहां तक कॉमन है, इसको छोड़ देखना ही नहीं। इसके बाद 5 6 7, 6 5 7, ये 7 ये 6। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी। घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या तो 5 6 और 7 में ये सबसे बड़ी है, मतलब 3 नंबर सबसे पहले आएगा। जिस ऑप्शन में 3 नंबर सबसे पहले है, यदि यहां से पता चल जाता है कि उत्तर आ गया, बिल्कुल उत्तर आ गया। बाकी आगे की संख्याएं देखने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर एक में ही है, बाकी सब में 3 नंबर पहले नहीं है। अवरोही क्रम, घटता क्रम, और घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी। तो ये 4203, 4203, 4203 सब में कॉमन था। उसके बाद 5 6 7 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी? 7। ये संख्या बड़ी होगी। ये सबसे पहले किस में लिखा हुआ है? केवल बी में लिखा हुआ है। ये आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 3 नंबर को सबसे पहले लिखा है, 3 नंबर सबसे पहले आएगा, ये इसका उत्तर। बाकी आगे की संख्या देखो मत देखो, कोई फर्क नहीं, आपका उत्तर तो यहीं आ गया। आगे की संख्या यदि देखेंगे तो 7 के बाद में घटते क्रम में संख्या 6, ये 2 आ गई। तो 6 के बाद में अगला अंक देखना 5, और ये 7, ये बड़ी होगी, तो ये 4 नंबर आएगा। उसके बाद ये आएगा 2 नंबर, और सबसे लास्ट में आएगा 1 नंबर। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये इसका आंसर है। बिल्कुल आसान सा है। संख्याएं दे रखी है, घटता क्रम, बड़ी संख्या पहले, घटते घटते जाना है, आगे की संख्याएं लिखनी। तो इस तरीके से ये हल करना था। अब देखिए प्रश्न सरल क्या होता है। 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ किसके बराबर होता है? 1 करोड़ होता है 100 लाख के। 100 और लाख, करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। लाख में कितने होते हैं? 5। और 100 में ये 2, 5 और 2 कितने हो गए? 7 जीरो हो गए। 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब करोड़ में 7 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं, 100 में 2, 5 और 2 7 जीरो हो गए। 7 जीरो का मतलब ये करोड़ है, ये इसका होता है। बाकी लाख में 5 और ये 3, ये 8 जीरो है। लाख में 5 और ये 6 जीरो है। 1000 में 3, ये 2 5 जीरो है। तो लाख और 100 लाख किसके बराबर होगा? करोड़ के बराबर होगा। बाकी सीधे सीधे लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद मतलब 100 लाख होता है, उसी को करोड़ बोलते हैं। तो ये 1 करोड़ मतलब 100 लाख। अगला प्रश्न, संख्या 5 करोड़ 9 लाख 4,988। 5 करोड़, करोड़ के बाद वाला 10 लाख का अंक आता वो है नहीं, मतलब उसको जीरो लिख दो। उसके बाद लाख का अंक आएगा, 10 लाख का जो अंक आता वो नहीं दिया हुआ है। 5 करोड़ 9 लाख, 5 करोड़ के बाद में एक अंक नहीं है, मतलब उसको जीरो। फिर 9 लाख, 9 के बाद में 10,000 का अंक आता है, वो नहीं है, जीरो। उसके बाद 1000 का अंक है 4, उसके बाद 9, और उसके बाद 988 है, ये 988। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 9 लाख 4,988। इस तरह का ऑप्शन नंबर डी, 50904988, ये इसका उत्तर है। बाकी आप पढ़ के भी कर सकते थे कि ये 5 करोड़ 90 लाख, ये 5 करोड़ 90 लाख, ये 5 करोड़ 9 लाख, लेकिन ज्यादा इसमें अंक ही ज्यादा है। ये 5 करोड़ 9 लाख 4,988 पढ़ के भी कर सकते हैं। इससे सरल तो कुछ होता नहीं। रीट के सिलेबस में है ये 100 तक की गिनती लिखनी आनी चाहिए, और उसके बाद में आपको इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से पता होना चाहिए। बाकी मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन पता होना चाहिए कि MBT जो ट्रिक था मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का, मिलियन में 6, बिलियन में
9 और ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। इस तरह से याद भी करने आपको। एक गांव की कुल जनसंख्या, उसमें से पुरुष और महिलाएं दे रखी, बच्चे कितने होंगे ये दोनों जोड़ के घटा लो। 7, 8, 6, 9, 2, इसमें से आपको घटाना है 2, 9, 6, 4, 2 और महिलाएं 2, 8, 1, 6, 7, 7, 2, 9, 6, 4, 10, हासिल 1, 6, 1, 7, 1, 8, 8, 8, 16, 1, 17, हासिल 1, 2, 2, 4, 1, 5, ये घटा लीजिए। 5, 7, 8, 0 और 9। 12 में से 9 घटाएंगे, शेष बचेंगे 3। 9 में से एक हासिल चला गया 8 और 8 में से 0 जाएंगे 8। 6 में से नहीं जाएगा, इधर से हासिल लो 16। 16 में से 8 गए 8। 8 में से एक हासिल चला गया 7। 7 में से 7 गया 0 और 7 में से 5 गए 2। 2, 0, 8, 8, 3। 2, 0, 8, 8, 3 ये बच्चों की संख्या। बहुत सरल प्रश्न आए। हार्ट अटैक के जो पेपर हुए थे, एक लास्ट जो पेपर रीट का हुआ ये याद आया था। इससे पहले के सारे पेपर बहुत सरल थे। कुल जनसंख्या पुरुष महिला और बच्चे कितने होंगे, पुरुष और महिलाएं जोड़ के टोटल में से घटा दो, शेष बच्चों की संख्या 20883। ये इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला, शून्य में 60 का भाग देने पर, ये शून्य और इसमें 60 का भाग, पिछले पेपर में भी ये प्रश्न था। शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये भाज्य है। भाज्य कितना 0, पहले ऑप्शन में 0, 2 में है, 2 तो कट गया कि ये उत्तर नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद ये भाज्य 0, भाजक, भाजक मतलब जिसका भाग दिया जा रहा है, भाग किसका दिया जा रहा है 60 का, भाजक 60, 2 नंबर पे 60 होना चाहिए, 0, 60। यहां तक तो क्लियर है कि भाग कितनी बार जाएगा, अब वो आपको याद करना। ये भाजक है, भाजक 60 जिसका भाग दे रहे हैं। उसके बाद भागफल, 0 में 60 का भाग नहीं जा रहा है, भागफल 0 और शेषफल भी 0। भागफल 0, शेषफल 0 इसमें है नहीं। ये शून्य में 60 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, शेषफल भी 0, भाजक भी 0, सॉरी भाज्य भी 0 और ये भागफल भी 0। एकमात्र संख्या कौन सी है जो भाजक है वो 60 है। ये भाजक 2 नंबर पे 60 है, बाकी भाज्य 0, भागफल 0 और शेषफल भी 0। तो ये इसका ऑप्शन नंबर, ये इसका फॉर्मूला पिछले में पेपर में भी आया था, मैंने लिखाया था इस तरह से, भाज्य जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक, जितनी बार भाग जा रहा है वो भागफल और बाकी जो बचेगा वो शेषफल। इस तरीके से हल करना होता है। बहुत आसान सा है। इस सूत्र का हर पेपर में प्रश्न आए, हर पेपर में। तो ये प्रश्न फिक्स है कि इस तरह से प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। कई बार थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, बाकी प्रश्न आएगा। अगला, ये भी मुद्रा एक टॉपिक है और उसमें सबसे सरल प्रश्न बनते हैं। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं है? कौन सा कथन गलत है? चौथा ऑप्शन नीचे चला गया, 3 ऑप्शन से पता चल जाएगा। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान, 25 पैसे के 15 सिक्के, 25 गुणा 15, 25 का 15 से गुणा 15 गुणा 5 75, 75 में 5 हासिल 7, 15 का 2 से 30 और 7 37, 375। 25 का 15 से गुणा 375, ये टोटल पैसे होंगे। अब उसके बाद इनमें से कौन सा 375 नहीं है? गलत का मतलब इनमें से 375 कौन सा नहीं है? तो 3 सिक्के का मतलब 300, 50 पैसे का एक 350 और ये 25 375 हो रहा है। ये 375 हो रहा है, सही है। 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2 मतलब 200, 50 पैसे के 3 मतलब 150, 50 50 3 150 और ये 200 350 और एक ये 25 का 375, बिल्कुल ये भी 375 है। ये 300 और ये 75, 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब 300 हो गया, 25 के 3 मतलब 75 हो गए, ये भी 375। ये 1 रुपए के 3 300, 25 पैसे के 2 मतलब 50, ये 350 है। तो ये 350 अपना ये गलत हो गया, 375 बताना था। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। ऑप्शन डी, और डी में विकल्प था 4 नंबर और ये इसका उत्तर डी, जिसमें 4 नंबर कथन क्या है? गलत है। ये 350 ही हो रहा है, बाकी सब में 375 हो रहे हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इतना पता होना चाहिए बस, बाकी जोड़ करनी। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये सबको ही पता होता है, इससे नॉर्मल तो कुछ है भी नहीं। ये एक और भिन्न का है, 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4।
ये भिन्न दे रखी है और आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या। अब इनमें सबसे छोटी संख्या होगी 2/9, सीधा सीधा दिख रहा है। 2 में बहुत बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, ये 5 में 8 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतनी छोटी नहीं है। 5 में 8 का भाग और 2 में 9 का भाग, ये सबसे छोटी संख्या 2 में 9 का भाग, और 3/4 ये जो आएगी 0.75 आएगी, और ये 5/8 पता कर लो, ये है 0.33, ये है 0.75। 5 में 8 का भाग, ये 5 और 8 का भाग, 8 का भाग 0. ये 50, 50 में 8 का भाग 8, 48, 2 शेष 0, 8 2 16 और ये 5, 0.625। इसका जो मान आ रहा है वो 0.625। अब इसमें 2 में 9 का भी भाग देना है तो ये 0.222 ऐसे आएगा। ये एक आवर्त संख्या 2/9 मतलब 0.222 था। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2/9। बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या लिखनी है 2/9 इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, मतलब बी और सी कट गए। 2/9 के बाद में ये 0.33, 1/3, 2/9 के बाद 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है। अभी तक ये दोनों समांतर चल रहे हैं, इसमें भी 1/3 है। ये हो गया 2 नंबर पे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, उसके बाद ये 3 नंबर, 5/8, 5/8 इसमें है, इसमें 5/8 लास्ट में है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 2/9 सबसे छोटी भिन्न, उसके बाद में 1/3, फिर 5/8 और सबसे लास्ट में 3/4। ये इसका आंसर। पॉइंट में बदले बिना भी कर सकते हैं, पॉइंट में बदल के भी आप हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। और भिन्नों की तुलना, सीधा सीधा प्रश्न लिखा हुआ है सिलेबस में और ये 100% आएगा, हर पेपर में आया है। यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपए है तो 2 पेंसिलों का मूल्य होगा। 5 पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है, 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा ये ज्ञात करना। 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपए है, 2 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? अब इसको 3 चौके 12, 3 15, 15/4। ये एक नियम है। 5 पेंसिलों का मूल्य 15/4, 1 पेंसिल का मूल्य 15/4 गुणा 5, 5 इससे कट जाएगा 3 बार, 3/4। उसके बाद 2 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? तो 2 पेंसिल का कितना, 2 से गुणा कर लो, 3/4 और इसका 2 से गुणा, ये 3/2 रुपए। 2 पेंसिल कितने रुपए की होगी? 3/2 रुपए की, ये 3/2 रुपए। ये इसका आंसर। बहुत आसान सा प्रश्न है। 5 पेंसिल 3 सही 3/4, तो 3 और ये 3 सही 3/4 को भिन्न में बदलेंगे तो ये 4 गुणा 3 12, 12 3 15/4। 5 पेंसिल का मूल्य बराबर 15/4, 1 पेंसिल का मूल्य 5 का भाग दे दो, 15 में 5 का भाग 3 बार, 3/4। 1 पेंसिल 3/4 की है, 2 पेंसिल कितनी होगी? 3/4 का 2 से गुणा कर लो, 3/4 का 2 से गुणा 3/2। 1 पेंसिल 3/2 रुपए की, सॉरी 2 पेंसिल है, 2 पेंसिलें 3/2 रुपए की होगी। 2 पेंसिलों का मूल्य पूछा है, 2 पेंसिलों का मूल्य 3/2। ये 2 4 से कट जाएगा 2 बार। ये एक नियम का बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, जनरल नॉलेज भिन्न का, और एक नियम का पता होना चाहिए बस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दे रखे। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। ये कथन गलत है। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, गलत है। 2 अभाज्य संख्या है। आपको कौन सा बताना सही कथन? एक संयुक्त संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, नहीं है। एक अभाज्य संख्या है, नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये इसका सही। एक है वो अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है मतलब गलत। एक संयुक्त संख्या है, नहीं। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, गलत। 2 अभाज्य संख्या है। सही कथन कौन सा है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक न तो अभाज्य संख्या है, नहीं भाज्य संख्या, दोनों में नहीं आती है, तो ये इसका कथन नंबर 1 सही था। अगला, संख्या 720 का अभाज्य गुणनखंड। ये 720 अभाज्य गुणनखंड। 720 में 2 का भाग 72 का आधा 36 ने 1 0, 360, 360 36 का आधा 18 ने 1 0,
2 का भाग 9 और 1 0 90, 90 में 2 का भाग 45, 45 में 3 का भाग 15, 15 में 3 का भाग 5 और 5 में 5 का भाग 1। यहाँ से देख लीजिए ये 1 2 3 4 बार होना चाहिए, 2, ये 4 बार है, 2 4 बार है, फिर 3 बार, 3 2 बार, 1 5, ये इसका सही उत्तर। 720 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करना है, बस बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, आप इसको हल कर सकते हैं आसानी से। संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समावर्तक, बहुत आसान प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए, मतलब ज्ञात करना इसमें थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि संख्या बड़ी है, लेकिन देखिए 4 का भाग विषम संख्या में नहीं जाता। 425 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब 4 मसप नहीं हो सकता। 5 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 5 मसप नहीं हो सकता। 51 में 17 51 मतलब 3 का भाग जा रहा, 3 का भाग देखिए 5 4 9 2 11, 3 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये भी मसप नहीं हो सकता, मतलब क्या बचा है 17 होगा। मतलब ज्ञात करो नहीं करो, कितना उत्तर आएगा 17 आएगा। 4 का भाग नहीं जाता, इसमें नहीं जा रहा है, मतलब 4 मसप नहीं हो सकता। मसप का मतलब ये डिवाइडेड है, 4 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 4 का भाग नहीं जा रहा मतलब मसप नहीं है। 5 का भाग नहीं जा रहा इसमें, मतलब मसप नहीं है। अब ये 51 का भाग, 51 में 3 17 है, 3 का भाग से पता चल भाजकता का नियम 4 2 6 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इस संख्या में 3 का भाग जा ही नहीं रहा है। जब 3 का भाग नहीं जा रहा मतलब मसब ये 51 नहीं आएगा। कौन सा शेष ऑप्शन बचा 17, मसब कितना आएगा 17 आएगा, दोनों का, दोनों में 17 का भाग जा रहा है। 17 का भाग देके देख लीजिए, दोनों में 17 का भाग जाएगा, बाकी संख्या कॉमन नहीं आएगी। तो ये बहुत आसान से प्रश्न है जो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं, पूरे कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। संख्याओं 90 60 75 35 का लघुत्तम समावर्ती लसब पूछा गया, बहुत आसान सा प्रश्न है। ये 90, ये 60, ये 75 और ये 35, 2 का भाग देना, 2 का भाग 45, 60 में 30, 75 में नहीं जाता, 35 में नहीं जाता। उसके बाद 2 का भाग 45, इसमें 15, ये 75 और ये 35। इसके बाद 3 का भाग 45 में 15, इसमें 5, इसमें 25 और इसमें नहीं जाता। उसके बाद 3 का भाग और जाएगा, 3 का भाग इसमें 5, ये 5, ये 25 और ये 35। उसके बाद 5 का भाग जाएगा 2 बार, 1 जाएगा, 7 का भाग 35 में 7 है, ये होगा 5 का और फिर 7 का। अब इसमें गुणा करना है, ये 4 और ये 25 अलग रख दो, 4 और 25 मतलब 25 चौके 100 हो गए, ये तो है 100, बाकी गुणा करो 7 7 21 21 या 63, या 9 का 7 से गुणा, 7 9 में 63, 63 100 7 में मतलब 6300, ये मतलब कितना आ जाएगा 6300। गुणा करने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन में कि यहाँ से गुणा करके शुरू नहीं, 25 ये 4 ये 100 अलग हो गए, क्लियर। ये 9 और ये 7 63 63 100 कितने हो गए 6300। तो गुणा भाग में भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती, आसानी से कितना आ जाएगा 6300 इसका लसब होगा। बहुत आसान सा प्रश्न। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज कार्य करके 3 दिन में करते। 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज कार्य करके 3 दिन में बराबर एक मकान का कार्य। तो एक व्यक्ति 4 घंटा रोज कार्य करके उस काम को कितने दिनों में करेगा, बराबर वही काम करना है। एक व्यक्ति है और 4 घंटा रोज कार्य करता है, एक व्यक्ति 4 घंटा रोज कार्य करके कितने दिनों में x दिनों। 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज कार्य करके 3 दिन में जो कार्य करते हैं, वही एक व्यक्ति 4 घंटा प्रतिदिन कार्य कर कितने दिनों में x दिनों में कार्य करेगा। ये बराबर होंगे, बराबर रख के x का मान ज्ञात कर दो, 4 का भाग दे दो। 5 गुणा 8 गुणा 3 बट्टे में 4 बराबर x, 4 का भाग 8 में 2 बार, 5 का 2 से 10, 10 का 3 से 30, x बराबर 30। कितने दिनों में कार्य करेगा 30 दिनों में कार्य करेगा। बिल्कुल आसान प्रश्न। 5 व्यक्ति 8 घंटा 3 दिन, 5 व्यक्ति 8 घंटा 3 दिन, एक व्यक्ति 4 घंटा नेक्स्ट दिन, x के लिए 4 का भाग, 8 में 4 का भाग 2 बार, 5 का 2 से 10, 10 का 3 से 30, ये इसका आंसर 30 आ जाएगा।
ये एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 है। यदि 3 विषय में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक है। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने हैं? 200 है। 4 विषय है, टोटल अंक दे रखे हैं 200, उसमें से 3 विषयों में प्राप्त औसत अंक 48, 48 3 गुणा ये कुल आ जाएगा, और चौथे का कितना होगा? x। ये इधर घटा लीजिए, चौथे का आ जाएगा 200 कुल है, 48 गुणा ये तीनों का, ये चौथे का x मान लीजिए। चौथे विषय में कितने? 48 गुणा 3, उधर घटा लीजिए 200 में से। आइए 8 3 24, 6 2 8, 4 3 12 2 14, 144। 48 का 3 से गुणा 144 और बराबर है 200, और 200 144 में कितना जोड़ने से? 56 जोड़ने से। 56 144 200 हो जाएंगे तो x बराबर 56 आ जाएगा। ये इधर घट जाएगा 200 में से 144, 56 बराबर x का मान 56। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। बिल्कुल आसान सही प्रश्न है। 4 विषयों का कुल अंक 200, 3 का औसत दे रखा, कुल 3 का गुणा कर लीजिए 48 से। 48 का 3 से गुणा 144, 144 200 में से घटा लीजिए, चौथा आ जाएगा 144 घटाएं 200 में से 56 बचेंगे शेष चौथे विषय का अंक। बिल्कुल आसान सही प्रश्न है। अगला, एक व्यक्ति ने साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी? एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% के लाभ पर बेची। 935 में बेची है, ये विक्रय मूल्य है। 10% लाभ का विक्रय मूल्य होगा 110%, क्रय मूल्य होगा 100%, और 110% मतलब 935 ये दिया हुआ। 935 रुपए में बेची, 10% लाभ पर बेची, मतलब विक्रय मूल्य 10% लाभ का 110, बेची कितने में? 935 में, क्रय मूल्य 100%, 100% का मान ज्ञात करना, 110 का दिया हुआ तो 110 का भाग देके 100 से गुणा कर लो। बाकी क्रय मूल्य का सूत्र भी होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं, बाकी बिना सूत्र के भी हल कर लीजिए, सेम वही है। 110% का मान दिया, 100% का ज्ञात करना, 110 का भाग देना। ये 110 का भाग और गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। तो एक जीरो काट दीजिए, 11 का भाग इसमें जाएगा, 11 8 88, और उसके बाद बचेंगे 5 5 11 5 55, 85। 85 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 850। क्रय मूल्य कितना जाएगा? 850 रुपया जाएगा। ये इसका आंसर 850 रुपये। बिल्कुल आसान सही प्रश्न है। 110% का मान दिया, 10% लाभ का मतलब 110%, उसका मान दिया 100% क्रय मूल्य, 100 से गुणा करें। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया था? अब 15% की दर से 3 वर्ष के बाद ये इसका मिश्र धन है। मिश्र धन 7,250, दर 15% और समय 3 वर्ष। मूलधन ज्ञात करना है। अब आप इस प्रश्न को 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप साधारण ब्याज के सूत्र से कर सकते हैं, एक मिश्र धन से डायरेक्ट मूलधन ज्ञात करने का भी फॉर्मूला है, और एक आप एक नियम से कर सकते हैं कि 15% की दर से 3 वर्ष में 45% ब्याज होगा। 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 45% क्या होगा? ब्याज। मूलधन कितने परसेंट होगा? 100%। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 145%। 45% ब्याज आएगा, 100% मूलधन, और मिश्र धन 100 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 145%। 145% का मान दिया, 145 का भाग देके 100 से गुणा कर दो, मूलधन आ जाएगा। तो ये मूलधन हो जाएगा 7,250 गुणा 100 और बटे में 145। ये 145% का मान है। 15% की दर है, 3 वर्ष से 15 के हिसाब से 3 वर्षों में 45 होता है। 45 ब्याज आएगा और 100 मूलधन है।
145 मिश्र धन होगा, 145 का मान दिया हुआ है, तो 145 का भाग दे दो, वापस मूलधन का मतलब 100 से गुणा कर दो। तो ये 145 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा जाएगा, 5 बार ही जाएगा सर। 5 पंजे 25, 80 2, 5 के 20 2 22, 5 एकम 5 1 625 सारा 145 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 के 20 2 22, 5 1 5 2 729, 729 पूरा पूरा कट रहा है 5 बार, 5 1 0 और ये 2 0 और 3 0, 5000 इसका मूलधन जाएगा। ये 5000 मूलधन कितना है? 5000 है। अब आप मूलधन सीधे सूत्र से भी कर सकते थे, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस आर टी दर गुणा समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। आर एन टी दर और समय का गुणा 15 गुणा 3 45, 45 100 में जोड़ेंगे 145 का भाग देना, 145 का भाग दिया और 100 से गुणा करना, ये 100 से गुणा किया गया और ये मिश्र धन 7250। तो इसका आंसर आ जाएगा 5000 इसका मूलधन था, 5000 रुपये उधार लिए थे, 7250 वापस किए, जिसमें 2250 उसका ब्याज था। बहुत आसान आसान प्रश्न ही है। नेक्स्ट, 500 रुपया 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज होगा। 500 रुपये पर 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज क्या होगा? अब ये 8% 6 माही दर है, मतलब 6 महीनों की। 8% कितने महीनों की है? 6 महीनों की। आपको 12 महीनों की लेनी है, तो इस 8 का गुणा कर लीजिए किससे? 2 से। 8 का गुणा किससे करेंगे? 2 से। ये 6 महीनों का है, 12 महीनों कितना होगा? 2 से गुणा कर लो, तो ये 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 16% कैसी दर आ जाएगी? वार्षिक दर आ जाएगी। वार्षिक दर कौन सी होगी? 16% होगी। कितने महीने हैं? 6 महीने हैं। 6 महीने का मतलब कितने वर्ष हो जाएंगे? 1/2 वर्ष, आधा वर्ष। 500 रुपये मूलधन गुणा समय गुणा 1/, ये समय गुणा दर 16 और बटे में 100, तो ये इससे कट जाएगा 8 बार। 8 गुणा 5 40, 2 0 काट दीजिए, 40 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितना ब्याज आएगा? 40 रुपये। ये थोड़ा सा प्रश्न हटके प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से समझ लेना। 6 माही दर का मतलब आधे वर्ष की, 8% आधे वर्ष का लगता है, तो पूरे वर्ष का 16% लगेगा, तो 8 का 2 से गुणा कर लीजिए, ये 16 जाएगा। पूरे वर्ष का 8 है तो आधे वर्ष का 8 है, तो पूरे वर्ष का कितना होगा? 16 होगा, तो 16% वार्षिक दर होगी। 6 महीने है, उसका आधा वर्ष लिख दो, ये आधा वर्ष, या आप 8 और 1 वर्ष लेके कर सकते हैं, तो भी 8 पंजे 40 रुपये ब्याज आ जाएगा। कि 6 माही है, एक किस्त हो रही है, एक किस्त ले लीजिए, 8% की दर से एक किस्त लेंगे, 8 पंजे 40 कितना हो जाएगा? सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 500 गुणा 8 गुणा 1/100, 6 माही दर है, 6 महीनों से गणना करनी, एक किस्त होगी, एक किस्त कितने की हो जाएगी? ये 40 रुपये की हो जाएगी। इस तरीके से हल करेंगे तो भी 40 है, और इस तरीके से करेंगे तो भी 40 है। 40 रुपये इसका ब्याज आएगा। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक व्यक्ति X 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति Y को बेच देता है। Y उस वस्तु को 10% लाभ से Z को बेच देता है, तो Y ने किस मूल्य पर Z को बेची? X 100 रुपए की वस्तु को 10% की लाभ से, ये X इसने खरीदी 100 रुपए में, और ये Y को बेचेगा 10% लाभ से 110/100, कितने में? 110 रुपए में। Y ने इस वस्तु को कितने में खरीदा? 110 रुपए में। अब ये Y आगे बेचेगा Z को, Z को बेचेगा। Y ने इस वस्तु को 10% लाभ से Z को बेच दिया। 110 रुपए की वस्तु ने इसको 10% लाभ से, मतलब 110/100 से वापस गुणा कर लो, ये 0 काट दीजिए, कितना जाए? 121 रुपए। अब ये 121 रुपए में किसने खरीदी? Z ने। तो Y ने किस मूल्य पर वस्तु Z को बेची? तो किस मूल्य पर बेची? Y ने 121 में बेची, और किसको दी? Z को दी। कितने रुपए में? 121 रुपए में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो 121 है। ये 121 रुपए में बेची। 100 रुपए की वस्तु 10% हानि से बेचा गया, लाभ नहीं। गलत हो गया प्रश्न, एक बार इसको वापस हल करते हैं।
पहला ही लाभ पढ़ लिया था। 100 रुपए की वस्तु है और 10% की हानि से बेचता है। ये x 100 रुपए की वस्तु है, y को बेची 10% की हानि से, मतलब 100 गुणा 90/100। 100 गुणा 90/100 कितना हो जाएगा? 90 रुपये। y ने वस्तु कितने में खरीदी? 90 रुपये में। y बेच रहा z को, और z को बेचेगा 10% लाभ से, तो 90 रुपए की वस्तु 10% लाभ, मतलब 110/100। ये 0 काट दीजिए, 9 का 11 से गुणा कितना हो जाएगा? 99 रुपये। 99 रुपये में कौन खरीद रहा है? z, और बेची किसने है? y ने। y ने कितने रुपए में बेची? 99 रुपये में बेची। इसका ऑप्शन ये बी उत्तर आएगा, 99 रुपये। ये 10% हानि है, पहले में 10% हानि है, 100 में 10% हानि काट दीजिए, 90 हो जाएंगे, और 90 से वापस 10% लाभ जोड़ेंगे तो 90 का 10% 9 जुड़ेगा, 90 में 9 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 99। 99 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगले का, निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है? कागज समतल है, गिलास समतल नहीं है, गेंद समतल नहीं है, बेलन समतल नहीं है। समतल आकृति बिल्कुल जिसमें ऊंचाई नहीं हो, मतलब दो विमाएं हो, कौन सी? कागज। गिलास, गेंद और बेलन ये समतल आकृतियां नहीं है। कोई खास प्रश्न समझने का है नहीं कुछ इसमें। अगला, कौन सा कथन असत्य? किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कौन कहते हैं? बिल्कुल सही है। एक बिंदु से दो किरणें इस प्रकार निकलती है और यहाँ जो आकृति बनती है इसी को क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज। बिल्कुल सही है। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज। ये 3 रेखाखंड है और इनकी बंद आकृति है तो इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सही है ये भी कथन। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज, नहीं, ये गलत है। 3 रेखाओं से घिरी आकृति को नहीं, यदि बंद आकृति और उसमें भी यदि रेखाखंड फिक्स लंबाई का जो होता है, रेखाखंड, रेखा की लंबाई अनंत होती है, रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है, तो त्रिभुज में लंबाई फिक्स होती है, तो रेखाखंड और बंद आकृति होगी वही त्रिभुज होगा। ये इसका कथन गलत है, इसका यह आंसर होगा। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यह कथन भी सही है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये आयत, ये आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती है और ये जो चारों कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये कथन सही है। ये ऊपर के 2 सही है, ये सी इसका गलत कथन है, ये इसका आंसर होगा सी। इस पेपर में 30 के 30 प्रश्न गणित के आए थे, शिक्षण विधियों के नहीं आए थे। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पहला, समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। त्रिभुज में सारे कोण न्यून कोण होते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। त्रिभुज में अधिक कोण भी हो सकता है, त्रिभुज में समकोण भी हो सकता है, समस्त कोण न्यून कोण होते हैं, गलत। सही कथन बताना है। एक कोण सदैव समकोण होता है ये कोई जरूरी नहीं है। एक कोण समकोण ही होता है ऐसा कोई फिक्स नहीं है, त्रिभुज में समकोण नहीं भी होते हैं। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। अब एक अधिक कोण होगा, 2 अधिक कोण होंगे या नहीं होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज में अधिक कोण होता ही नहीं है, समकोण त्रिभुज में भी अधिक कोण नहीं होता है, तो एक कोण अधिक कोण होगा ये भी गलत है। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है ये सही है। यदि त्रिभुज है तो उसका एक कोण तो न्यून कोण होगा ही होगा। न्यून कोण त्रिभुज है तो तीनों ही न्यून कोण होंगे, ये तीनों ही न्यून कोण होंगे। यदि समकोण त्रिभुज है, एक 90 हो गया, अब बाकी के दोनों न्यून कोण होंगे। यदि अधिक कोण त्रिभुज है, एक अधिक कोण हो गया तो बाकी के दोनों में से दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तो कोई सा भी त्रिभुज है एक कोण न्यून कोण होगा ही होगा। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये इसका कथन क्या है? सही है। एक त्रिभुज में एक न्यून कोण होता ही है, हमेशा एक न्यून कोण होता ही है, मतलब ये इसका कथन सही है। अधिक कोण होगा कि नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि न्यून कोण त्रिभुज में अधिक कोण नहीं होता है, समकोण में अधिक कोण नहीं होता है। एक कोण सदैव समकोण होता है, न्यून कोण में अधिक कोण में नहीं होता है, और समस्त कोण न्यून कोण होते हैं, समकोण में अधिक कोण में नहीं होता है। ये एक कंडीशन है जो तीनों में क्या होती है? लागू होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ज्यामिति के अच्छे अच्छे प्रश्न आए इस पेपर में। अब ये प्रश्न ऐसे ही दे दिया, ये कोई ज्यामिति का प्रश्न नहीं था। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज? इस चित्र में त्रिभुज कितने हैं? एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये 2, ये त्रिभुज 3, एक बड़ा त्रिभुज बनेगा ये पूरा ही
ये 4 और इसके बाद एक ये इस तरह से बनेगा 5। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? टोटल 5। 1 2 3 सीधे दिख रहे हैं और एक जो बनेगा वो बड़ा त्रिभुज ये, और उसके बाद एक त्रिभुज ये इस तरह से बनेगा। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 5 त्रिभुज बनेंगे। ये इसका आंसर 5 होगा। 3, उसके बाद एक ये लिखना है यहाँ से 4 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज 5। 5 त्रिभुज इसमें बनेंगे। वैसे ये गणित का प्रश्न नहीं था, रीजनिंग का ही था। वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग 359 डिग्री होता है। वर्ग में 4 होते हैं कोण 90-90 डिग्री होते हैं, 9 चौके 36, 360 डिग्री होता है। वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दे रखे हैं, सही कथन बताना है। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। बिल्कुल पहला ही कथन सही है। वर्ग है एक विशेष प्रकार का क्या होता है? आयत होता है। ये वर्ग है। इस वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर है? बिल्कुल है। ये भुजा इसके बराबर है, प्रत्येक कोण समकोण है। तो जो वर्ग है वो आयत की कंडीशन को पूरा फॉलो करता है। ये कि इसमें जो 4 भुजाएं बराबर है, लेकिन आमने सामने की भुजा भी तो बराबर है। आप वर्ग को आयत भी कह सकते कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है जिसमें चारों भुजाएं क्या हो जाती है? बराबर। ये इसका कथन सत्य है, मतलब बाकी वाला गलत हो गए। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग नहीं। आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है? नहीं, जो किरण है वो रेखाखंड नहीं होती है। प्रत्येक किरण जो रेखाखंड नहीं होगी। ये रिज्जु गलत लिखा हुआ है यहां पर। रिज्जु या सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है। रिज्जु कोण या जो सरल कोण होता है उसका मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कथन भी गलत है। ये 3 कथन गलत थे और पहला कथन इसका सही है। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। अगला, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 7500 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो उसने कितने चक्कर लगाए? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 75,000 सेंटीमीटर है और इसमें 100 का भाग देंगे तो 750 क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। 75,000 सेंटीमीटर का मतलब कितने? 750 मीटर होंगे। 750 मीटर दौड़ी मतलब 3 चक्कर हुए। एक चक्कर 250 मीटर का, 250 मीटर में दौड़ना एक चक्कर, 750 में कितने होंगे? तो 750 में 250 का भाग देंगे, कितने आएंगे? 3 चक्कर। तो उसने कितने चक्कर लगाए? और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे? 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो हो गया कि कितने चक्कर लगाए? 3 चक्कर लगाए दोनों ऑप्शनों में। चलो ठीक, यहां से छोड़ दीजिए कि 3 चक्कर लगाएं, ये क्लियर हो गया। अब ये प्रश्न है कि 3 किलोमीटर की दौड़, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होंगे। 3 किलोमीटर में कितने? 3000 मीटर होंगे और 3000 में आपको किसका भाग देना है? 250 का। ये 0 काट दीजिए। 25 का भाग 100 में ही 4 गुणा 3, 12 चक्कर उसको लगाने होंगे 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटली। और उसमें से 3 चक्कर वो लगा चुकी है, शेष बचेंगे कितने? 9 चक्कर। 9 चक्कर मतलब 3 लगा चुकी है और 9 और लगाने, टोटल 12 चक्कर में ये कितने किलोमीटर की दूरी पूरी हो जाएगी? 3 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। 1 किलोमीटर में 4 चक्कर लगने हैं क्योंकि 250 मीटर का एक चक्कर है। 1 किलोमीटर में 4 चक्कर, 3 किलोमीटर में 12 चक्कर। 12 चक्कर लगाने थे, 3 चक्कर लगा चुकी है, 9 शेष बचे। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 और 9। 3 चक्कर लगा चुकी है, 9 चक्कर और लगाने। 3 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? तो 3000। इस तरीके से ये पता भी होना चाहिए भाई 3 किलोमीटर है, मीटर कितने होंगे। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटाइए। बिल्कुल आसान सा। ये 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम, ये क्विंटल है और इसमें से किलोग्राम घटाना। ये तो सीधा सीधा ही घट रहा है। 12 में से 8 घटा लीजिए, 4 मीट्रिक टन। 8 क्विंटल में से 50 किलो घटा लेंगे। 8 क्विंटल का मतलब 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं।
तो 8 क्विंटल में 800 होंगे, 800 में से 50 घटा लेंगे तो कितने 750, 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, 750 का मतलब 7 क्विंटल 50 किलोग्राम 4 मीट्रिक टन, 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, ये इसका उत्तर। मात्रक वाली समस्याओं में भी ये घटाने जोड़ने के प्रश्न बनते हैं, कौन सा किस में से घटाएंगे कितना आएगा। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल, उसमें से 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटाया, 12 में से 8 4 मीट्रिक टन, 8 क्विंटल में से 50 कम कर दो 7.5 क्विंटल, 7.5 क्विंटल का मतलब 7 क्विंटल और 50 किलोग्राम, ये 7 क्विंटल और 50 किलोग्राम। कुंटन, कुंटन जिसको अपन क्विंटल को क्या बोलते हैं कुंटन, एक कुंटन में कितना किलो होया करे 100 किलो होते। प्रश्न गायब कैसे हो रहा है, ये हो गया, ये प्रश्न बाकी है। एक घड़ी, एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता क्या होगी। 400 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी काम लेने के बाद शेष पानी को, अब ये 400 में से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर घटा लीजिए। पहले तो टोटल 400 लीटर है और उसमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर का मतलब होता है आधा लीटर, तो 400 में से 1 लीटर कम करो 399 लीटर, और इधर 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर ml, 1000 में से 500 घटा लीजिए कितना बचेगा 500 ml, 399 में से 12, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और ये 387 लीटर और 500 मिलीलीटर। अब इसको 25 डिब्बों में भरना है, मतलब इसमें 25 का भाग देना, 387.5 है और इसके अंदर 25 का भाग देना, कितनी बार पूरा पूरा जाएगा 387 लीटर मिलीलीटर दोनों बताने हैं, अलग अलग लिख लीजिए, 387 लीटर और 500 मिलीलीटर और इसके अंदर भाग देना है 25 का। अब देखिए ये भाग कैसे देंगे, संख्या में बदले बिना ही भाग देते हैं अपन सीधे, 387 है और एक है 500 है। अब 387 में 25 का भाग देंगे, 25 एकम 25 और उसके बाद बचेंगे शेष 25 13 38 और ये 137, उसके बाद 25 पंजे 125 और उसके बाद शेष बच जाएंगे 12 लीटर शेष बचेगा। 12 लीटर के अंदर 1200 मिलीलीटर हो जाएंगे, सॉरी 12,000 मिलीलीटर प्लस ये 500, तो ये 12,500 मिलीलीटर होगा। इसमें भी 25 का भाग दे दो तो इसमें भाग जाएगा 5 बार और एक ये 0 ये 0 500, तो ये भाग पूरा पूरा जाएगा 15 लीटर 500 मिलीलीटर, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 15 लीटर 500 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर सी। ये सीधा भाग देना पता होना चाहिए किस तरीके से, ये थोड़ा सा प्रश्न हार्ड प्रश्न है, एक बार वापस समझते हैं इस प्रश्न को। 400 लीटर पानी है, 12 लीटर और 500 मिलीलीटर इसमें से कम कर दिया गया, शेष पानी की समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरना, मतलब 25 डिब्बों में भरना, 25 का भाग दे दो, एक डब्बे में कितना आएगा आ जाएगा। तो 400 में से 12 और 500, 12 लीटर और 500 मिलीलीटर घटाएंगे तो बचेंगे 387 लीटर और 500 मिलीलीटर, इसमें भाग देना किसका 25 का, 25 डब्बे हैं, 25 का भाग दे दो, प्रत्येक डब्बे की क्षमता आ जाएगी, 25 का भाग इसमें दिया 15 बार गया और उसके बाद शेष बचा 12 लीटर, और उस 12 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होंगे 12,000 होंगे और उसके साथ में ये 500 मिलीलीटर मतलब 12,500, 12,500 में जब अपन 25 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा कितनी बार 500 बार, तो ये 15 लीटर और 500 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक डब्बे की क्षमता 15 लीटर और 500 मिलीलीटर, लीटर और मिलीलीटर पता होना चाहिए। 1 लीटर के बराबर होता है 1000 मिलीलीटर ml, 1 लीटर मतलब कितना है 1000 मिलीलीटर होता है, ये जनरल पता है तो आप प्रश्न कैलकुलेशन उसके बाद एक एक नियम। घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है।
बड़ी सुई, छोटी सुई घंटे की, बड़ी सुई होती है मिनट की। जनरली घड़ी में 2 सुइयों को ही मान के चला जाता है। बड़ी सुई किसकी है? मिनट की। घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक, मतलब ये जैसे घड़ी है, मिनट की सुई जब 12 पर होती है, अगला अंक मतलब कौन सा होता है? 1 होता है। 12 से 1 पर जाता है तो मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी, कितना समय लगेगा? 5 मिनट समय लगेगा। एक अंक का जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है? 5 का। तो इसमें 5 मिनट लगेंगे, सही है। 5 मिनट में 300 सेकेंड होते हैं, ये भी सही है। 5 का किससे गुणा करना? 60 से। 5 छक्के 30 1 0, 300 सेकेंड होते हैं, ये भी सही है। 5 को घंटों में बदलेंगे तो 5 में 60 का भाग दो, ये घंटों में 5 में 60 का 1/12 घंटे, ये भी सही है। और ये इसका गलत, 1 घंटा नहीं लगेगा। 1 घंटा नहीं लगेगा कि जब सुई 1 अंक पार करेगी तो 5 मिनट लगते हैं, 1 घंटा नहीं लगता। ये तीनों 5 मिनट ही, ये 5 मिनट है। 5 मिनट को 300 सेकंड लिख सकते हैं और 5 मिनट को 1/12 घंटे भी लिख सकते हैं कि मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिया जाता है। इस पेपर में ज्यादातर प्रश्न यही आए हैं कि इकाइयां आपस में बदली कैसे जाती, ये इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई दी। इसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई 60 और चौड़ाई 40। इसके बाहर यदि इस तरह से कोई 5 मीटर चौड़ा रास्ता होता है, मैदान होता है, घास लगानी है, कोई भी हो, उसका यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो एक तरीका इसका सूत्र है, एक आप इसको सीधा कर सकते हैं कि बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा लीजिए। अब बाहर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई पता करनी पड़ेगी। ये 60 से 5 इधर ज्यादा है, 5 इधर ज्यादा है। 5 मीटर चौड़ाई रास्ते की, 5 इधर ज्यादा, 5 इधर ज्यादा, 5 और 5 कितना ज्यादा? 10। मतलब जो बाहरी लंबाई होगी 60 और 10 जोड़ के कितना हो जाएगा? 70। चौड़ाई में भी ऐसे ही 5 5 दोनों तरफ बढ़ेंगे, 40 और 10 कितने हो जाएंगे? 50। जो रास्ते की चौड़ाई या जितनी घास लगानी है वो 5 है, 5 इधर 5 और इधर 5, मतलब 5 और 5 10, 60 और 10 कितने हो जाएंगे? 70। ऐसे ही इसमें जोड़ना 40 में 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 50। मतलब जो बाहरी आयत है वो है 70 गुणा 50 माइनस अंदर वाला आयत है वो 60 गुणा 40। दो आयत है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, लंबाई और ये चौड़ाई। दूसरे में ये लंबाई और ये चौड़ाई। ये 7 पंजे 35 और 2 0 3500 माइनस 6 चौके 2400, कितना बचेगा? 1100। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल 1100 वर्ग मीटर, सब मात्रक मीटर में है, ये 1100 वर्ग मीटर। 1100 मीटर पहला ऑप्शन था, ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में। 1100 मीटर आंसर नहीं है, 1100 वर्ग मीटर इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला भी है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा रास्ते की चौड़ाई और प्लस माइनस 4x², जिसमें प्लस माइनस का मतलब रास्ता बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, x रास्ते की चौड़ाई है और l प्लस ली लंबाई चौड़ाई है। तो इससे भी हल कर सकते हैं और ये सीधा ही कर सकते हैं कि 5 5 बढ़ेगा दोनों तरफ, लंबाई में भी 10 बढ़ेगा और चौड़ाई में भी 10 बढ़ेगा। 10 बढ़ा के बाहर वाली लंबाई चौड़ाई और अंदर वाली लंबाई चौड़ाई घटा लो, पूरे आयत में से ये घटा लेंगे तो शेष कौन सा बचेगा? रास्ता ही बचेगा। तो रास्ते का कितना जाएगा? 1100 वर्ग मीटर। एक आयताकार चित्र के प्रत्येक फ्रेम x की लंबाई 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई 70 सेंटीमीटर। कोई फ्रेम x है ये और इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 90 और 70। दूसरी फ्रेम y वर्गाकार है और इसकी भुजा कितनी है? 80 सेमी। ये सेमी में, मात्रक जरूरी है क्या है? सेंटीमीटर है। वर्गाकार फ्रेम y की भुजा 80 सेंटीमीटर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य? फ्रेम x का परिमाप 6300 वर्ग सेमी में परिमाप होता ही नहीं, सीधा सीधा गलत कि परिमाप वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होता, मात्रक में सेंटीमीटर ही होगा। ये फ्रेम y का परिमाप वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा। दोनों फ्रेमों x तथा y का परिमाप बराबर है, 320 वर्ग सेमी नहीं होगा। मतलब यहां संख्याओं से तो कोई लेना देना ही नहीं था, सीधा सीधा उत्तर आ गया। संख्याएं क्या है? कुछ भी नहीं है। परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर कभी नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई भले कुछ भी हो, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में परिमाप होता नहीं है। पहले ही
कंडीशन की संख्याओं से कोई लेना देना रहा ही नहीं। वर्ग सेंटीमीटर में परिमाप नहीं होता, परिमाप सेंटीमीटर में ही होगा। इसका आंसर डी होगा। दोनों फ्रेमों एक्स तथा वाई का परिमाप 320 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये होगा और बराबर होगा। ये इसका उत्तर बराबर ही होगा। इस वर्ग का परिमाप 8 चौके 32 320 सेंटीमीटर होगा और आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 90 प्लस 70 159 ने 160 का 2 से गुणा 320, ये भी सेमी में होगा। तो दोनों का परिमाप 320 सेंटीमीटर। अब रीट के हिसाब से देखें तो इसमें जो प्रश्न है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इकाइयां जो ये है ज्यादातर प्रश्न इकाइयों से संबंधित थी। ये एक यूनिट भी है, इकाइयां आपस में इंटरचेंज कैसे होती है, किस प्रकार के, तो इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब इसमें तो 30 प्रश्न थे इसलिए ज्यादा प्रश्न इसे में आए। बाकी प्रश्न अपने रीट के सिलेबस में अभी जो चल रहा है उसके अनुसार 20 ही आते हैं। 20 प्रश्न 10 सेक्शन वीडियो के आते हैं। तो एक प्रश्न उसका 100% बनेगा कि इकाइयां आपस में कैसे चेंज करनी है, कौन सी इकाई किस प्रकार चेंज होगी। आज की क्लास में इतना ही। अगला अपन पढ़ेंगे रीट का पेपर 2015 का। ये आज जो पढ़ रहे थे ये 11 का था, ये 13 लिखा हुआ है, 11 है। अभी जो पेपर पढ़ा ये 11 का, इससे पहले जो अपन पढ़ा था वो 13 का और नेक्स्ट पढ़ेंगे वो रीट के 15 का। लेवल 1 रीट और 2015 का जो पेपर है उसको पढ़ेंगे।